सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज जो है हम लोग करेंगे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जिनकी आने की संभावना बिल्कुल है, और वह होंगे जो हम पिछले टॉपिक पढ़ा चुके हैं। विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमता। विवाह पे होंगे, परिवार पे होंगे, ठीक है, जाति लिंग की असमानता, और धर्म और भाषा पे। ठीक है, धर्म और भाषा पे सारे जो है टॉपिक हमने वीडियो बना के डाल दिए हैं, और सारे टॉपिक जो है एकदम बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। जाइए उनको सीखिए, पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करिए। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? ठीक है, तो बहुपति विवाह का मतलब क्या है कि पति अधिक होंगे, ठीक है, पति अधिक होंगे और पत्नी क्या होगी? कम होगी। तो ये उनको इसका सबसे बेस्ट कारण क्या माना है कि लिंग अनुपात में असमानता। कि लिंग अनुपात में, जो वेस्टरमार्क ने कहा कि बहुपति विवाह सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि लिंग अनुपात में असमानता है। ठीक है, लिंग अनुपात को कैसे मानते हैं? मान लीजिए कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है, तो मान लीजिए कि अगर 700 ही महिला हैं तो 300 पुरुष किससे शादी करेंगे? तो एक ही महिला शादी करेंगे। और ऐसा कंडीशन जो है हरियाणा में देखने को मिला है, वहाँ लिंग अनुपात बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लिंगानुपात कम होगा, अनुपात में असमानता होगी, तो क्या होगा कि बहुपति विवाह होने के चांस हैं बहुत ज़्यादा। यही मेन कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो वो मानते हैं डी मॉर्गन साहब। मॉर्गन जो है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। लुबाक, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट इसके प्रमुख समर्थक हैं। इनका मानना है कि परिवार के आरंभिक काल में न तो विवाह का अस्तित्व था और न ही परिवार का बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। देखिए, इनका कहने का मतलब क्या था कि सबसे पहले क्या था कि लोग जो है पशुओं की तरह किसी से भी यौन संबंध बना लेते थे। ठीक है, यौन संबंध किसी से बना लेते। बाद में जब परिवार का कंसेप्ट आया, उसके बाद जो है लोगों का जो है यौन संबंध बनाने का दायरा सीमित हो गया। नहीं तो पहले क्या करते थे लोग? पशुओं की तरह किसी से भी यौन संबंध बना लेते थे। यौन संबंध में इन्होंने मॉर्गन साहब ने ऐसी बातें रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि सच भी है, क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार भी पाषाण काल से पहले जब परिवार का निर्माण नहीं हुआ था तो इस चीज़ को वो भी रखते हैं कि हाँ, यौन संबंध जो है स्वतंत्र था। चलिए तीसरा क्या है कि विस्तृत परिवार का अर्थ है। कि विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? तो ये है बी सम्मिश्रित परिवार। देखिए, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। मैं 3 ऑप्शन पढ़ूंगा, अगर सभी का पढ़ूंगा तो क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी जाती है, उसमें सब आपको भी दिक्कत होती है। आप जो जल्दी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। क्या है विस्तृत परिवार का अर्थ? क्या है कि सम्मिश्रित परिवार है। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक घर में नहीं रहते। क्या करते हैं ये लोग? एक घर में नहीं रहते हैं, प्रायः वे एक दूसरे के नज़दीक तो रहते हैं तथा जैसी गतिविधियों से जुड़े हैं। मतलब कि एक घर में नहीं रहेंगे लेकिन अगल बगल रहेंगे और एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पक्ष मजबूत हो सकते हैं, या तो मातृपक्ष भी हो सकता है, पितृपक्ष भी हो सकता है, या दोनों में से दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मातृपक्ष पितृपक्ष का मतलब होता है कि पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। चलिए इन सब चीज़ों को मैं एक एक कीवर्ड को जो है पिछले सब वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। आप जाइए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, थोड़ा जो है उसमें जो लिखी हुई भाषा उसको भी पढ़िए, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों के समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। विवाह या रक्त का संबंध वो क्या कहलाता है? नातेदारी। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को एक समूह में बांधता है उसको क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं। ठीक है, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में साथ बांधता है उसे नातेदारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग के स्त्री से विवाह करता है, ध्यान रखिएगा, उच्च वर्ग का मतलब होता है यहाँ पे धन से मतलब नहीं है।
उच्च वर्ग का मतलब होता है जाति से मतलब है, ठीक है, अपनी जात से। जाति में कैसे है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये सब चीज़ें हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग के स्त्री से शादी विवाह करता है, मतलब कि अगर इसने इससे शादी कर लिया या इसने इससे कर लिया या इससे इसने कर लिया, तो ये क्या कहेंगे, उच्च वर्ग की स्त्री रहेगी तो उसे क्या कहते हैं, ए मतलब कि प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। हिंदू विवाह का वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को वैध माना गया, ठीक है। कहने का मतलब कि आप जो है अनुलोम विवाह मतलब कि अपने से निचले कैटेगरी की स्त्री से भी शादी कर सकते हैं, उच्च से भी शादी कर सकते हैं। इस चीज़ को जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1949 में हुई और 1955 में भी हिंदू विवाह में वैध माना गया। इसलिए वैध माना गया कि जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं होगा तब तक जाति प्रथा सिस्टम बनी रहेगी अपने भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। हम अभी फिलहाल जो है क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, ठीक है। तो हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जो है प्रशस्त कोटि का मतलब उच्च कोटि का, अच्छा कोटि का नहीं कहा गया है, तो इनमें से कौन है, तो वो है सी, कौन है, गांधर्व, ठीक है। देखिए हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, ब्रह्म, दैव, आस तथा प्रजापत्य प्रकार के विवाह जो को प्रशस्ति कोटि में का विवाह, जबकि गंधर्व, असुर, राक्षस विवाह को अप्रशस्त कोटि में रखा गया है। अच्छा, ये प्रशस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, गलती हो गई, ये प्रशस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। अप्रशस्त कोटि में कौन कौन से हैं, गंधर्व है, असुर है, राक्षस है, ठीक है। तो पैशाच को प्रकार को विवाह को क्या किसमें रखा गया है, अप्रशस्त कोटि के विवाह में कहा गया है। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि के विवाह में नहीं है, मतलब अप्रशस्त कोटि की बात हो रही है तो कौन सा अप्रशस्त है, तो गंधर्व जो है अप्रशस्त कोटि में है, मतलब कि जिसको निचले स्तर का विवाह माना गया है उसको यह रखा गया है, ठीक है। ये अप्रशस्त कोटि के विवाह हैं, कौन, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ठीक है। ये नहीं है, नहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है ये, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय मतलब क्या, किसी कन्या को खरीद के लाके किया गया विवाह क्या कहलाता है, सी क्या कहलाता है, असुर विवाह। क्या कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा हिंदू विवाह असुर विवाह कहलाता है। इसमें वर कन्या पक्ष को, मतलब वर कन्या पक्ष को क्या करता है, कुछ वधु मूल्य देकर, मतलब कुछ पैसा देकर वधु प्राप्त करता है, मतलब कि वधु मतलब क्या होती है, स्त्री को, लड़की को प्राप्त करता है। ऐसी विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है, संपूर्ण जनजाति भारत में है। नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है। नागा जनजातियों में क्या है, वधु मूल्य का प्रचलन अभी भी है कि आप पैसा दीजिए, लड़की को खरीदिए और शादी करिए। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है, ठीक है। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है, तो वो है ए, कौन है, ए जिमर मैन साहब। कौन है, जिमर मैन साहब। पारिवारिक स्वतंत्रता के स्तरों को विश्लेषण करके जिमरमैन ने निम्नलिखित 3 बुनियादी पारिवारिक प्रकारों की पहचान की है। वह है ट्रस्टी परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। कौन सा परिवार है, ट्रस्टी परिवार, आणविक परिवार और है गृहस्थ परिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहलाता है, मतलब कि पति पत्नी परिधि रहेंगे, पति पत्नी, पत्नी और पत्नी। अब मान लीजिए कि इसमें सास ससुर भी हैं, पति के भी सास ससुर हैं और पत्नी के भी सास ससुर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे परिवारों को बनने वाले परिवार क्या कहेंगे, तो कहेंगे ये रक्त मूलक परिवार। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहेंगे, रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रह सकता, जैसे नायर परिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, डी माँ तुल्य। क्या कहलाता है, माँ तुल्य। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को, मानी मामा को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, माँ तुल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उल्लेख किया गया तो है सी। कौन सा है? सी। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद, भाग की बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, भाग अनुच्छेद की बात नहीं, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। देखिए सारे प्रश्नों का मैं जो है विस्तृत विवरण जो है पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। आप जाइए बिल्कुल आराम से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद ये प्रश्न आपको इतने हलवा लगेंगे क्या बताऊँ, एकदम आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान। ठीक है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो कितनी शास्त्रीय भाषा है? सी, 6 है। एकदम जाइए, अभी पिछला वीडियो में डाला हूँ, एकदम क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने शास्त्रीय भाषा है, तो 6 है। कौन से हैं बताइए? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और ये भाषा कब जो है संविधान में लाकर उसको शास्त्रीय भाषाओं में रखा गया है, उसके जो सन है, सन वो भी आपको याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, इन शास्त्रीय भाषाओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार के करीबी संबंधियों, आम निवास और पितृवंशीय वंश को होने का संग्रह है। क्या है ये? किसने कहा है? तो ये कहा है सीबी मेमोरी साहब ने कहा है। देखिए इसको जो है इन सब चीज़ों को याद करने का मैं ट्रिक दे चुका हूँ पिछले, कैसे जो है स्टेटमेंट को याद करना है, कीवर्ड को पकड़ते हुए जो है स्टेटमेंट को याद करना है। तो सीबी मेमोरी ने क्या कहा है कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी स्तर से घिरा हुआ रहता है, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाएगा डी, सजातीय परिवार। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतहों से घिरा है तो परिणामी समूह को क्या कहेंगे? सजातीय परिवार का कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। तो बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? आज्ञागमन वर्जन है। देखिए प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, कि कहता है कि इसी समूह में आप विवाह कर सकते हैं। हिंदू विवाह में सगोत्र और संपीड़ विवाह बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन आगमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी समाज में नहीं है। ठीक है, पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच का संबंध किसी में नहीं है। ऐसे प्राथमिक निदारी के बीच यौन संबंध को प्रतिबंध का निकटाभिगमन या आगमन निषेध कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जो है जो भी लिखा गया है इसको ध्यान से पढ़िए, समझाए हैं। जो है पति जैसे कि भाई बहन की शादी, माँ बेटा की शादी, पिता पुत्री की शादी को क्या कहा गया है? निकटाभिगमन या आगमन निषेध माना गया है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न पे आते हैं। अंतरजातीय विवाह के कारण किस व्यक्ति को की जाति से बहिष्कृत करना है? अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो बी है, नकारात्मक नियंत्रण का। किसका? नकारात्मक नियंत्रण का। देखिए मतलब कि सकारात्मक, ये सब दिए हमें सकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण और औपचारिक नियंत्रण, तो इसमें नकारात्मक नियंत्रण है। अंतरजातीय विवाह मतलब कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर संविधान अलाउ कर दिया कि आप किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं तो आप जो है उसको रोकने वाले नहीं हैं, पहली बात, क्योंकि वो कानूनी रूप से जो है क्या है, अधिकृत है, अगर वह अपना एज बाउंडेशन पार कर दिया है तो। आगे बढ़ते हैं। 17वें पाते हैं। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है? किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये सी वेस्टमार्क साहब कहे हैं। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टमार्क का फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, दार्शनिक थे। वेस्टमार्क अपनी सुप्रसिद्ध बुक मानव विवाह का इतिहास 1891 के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और इस पुस्तक में उन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि हमारे आद्य पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामचारी थे। ठीक है, पूर्णतः लैंगिक रूप से क्या थे? कामचारी थे। इस संबंध में उनकी उक्ति उल्लेखनीय है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप है, रहेगा। मतलब कहना है कि अगर एक विवाह किया जाए तो यह क्या है? विवाह का सच्चा स्वरूप रहेगा, रहा है भी है।
उनके अनुसार विवाह का बुनियादी आधार परिवार है। विवाह का बुनियादी आधार क्या है? परिवार, न कि परिवार का आधार क्या है? विवाह है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि द्रौपदी का पांडव से विवाह क्या था? उदाहरण था तो ये क्या था? बी। क्या था? बी, भ्रातृक बहुपति विवाह का। ठीक है, तो द्रौपदी पांडव के विवाह क्या था? भ्रातृक बहुपति विवाह का था, उदाहरण था। इसमें एक स्त्री अपने पति से सभी भाइयों की पत्नी होती है। अगर बड़ा भाई एक स्त्री से शादी कर लेगा किसी से, तो ये मान लिया जाएगा कि यह जो है स्त्री सभी भाइयों की क्या है? पत्नी बन गई। उसको क्या कहते हैं? भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। वर्तमान में भारत में जानसौर, बाबर के खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। जानसौर के, बाबर के खस में और नीलगिरी के टोडा लोगों में यह जो है प्रथा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा कौन सा है? तो ये सारे हैं। ठीक है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तमिल आता है, तेलुगु आता है, मलयालम, कन्नड़ और आदि भाषाएं आती हैं। देखिए बताया ना कि भाषा परिवार से भी क्वेश्चन बनेंगे, और किस तरह से बनेंगे क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सामने है। मैं वहाँ उदाहरण भी देता कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदू विवाह का प्रकृति है क्या है? तो बी है। क्या है? धार्मिक। देखिए हिंदू विवाह में जो है काम वासना को बहुत नीचे रखा गया है। ये कहा गया है कि हिंदू जो है अपने धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ति के लिए शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी अगर बैठते हैं तो क्या माना जाता है? उसको शुभ माना जाता है। हिंदू विवाह के एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। क्या माना गया है? धार्मिक संस्कार माना गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष बंद किए गए हैं कि स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब इसमें क्या है? 1955 में भी विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। किसको? स्त्रियों को भी। अब स्त्रियां पुरुषों को दास नहीं रही, मतलब स्त्रियां जो है पुरुषों का दास नहीं रही। विवाह जन्म का बंधन नहीं रहा। विवाह जो है जन्म का बंधन नहीं है। अब हिंदू विवाह की प्रकृति क्या हो गई है? सामाजिक हो गई है। सामाजिक। अगर पति जो है गलती करता है तो पत्नी भी क्या कर सकती है? तलाक दे सकती है। ठीक है, इस तरह से जो है हिंदू विवाह का सामाजिक हो गया है। 7 जन्मों का साथ नहीं है, छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ वाला अब मामला नहीं है। अगर आप गड़बड़ करते हैं तो पति भी छोड़ सकता है, पत्नी गड़बड़ करती है तो पति भी छोड़ सकता है। हाँ, तलाक का एक आधार होना चाहिए जिसको न्यायालय स्वीकृति देती है हो। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप इसमें कौन सा है? मुस्लिमों का सारा विवाह का प्रकार बता चुके हैं, तो वो है जिहद। जो है जिहद एक विवाह का प्रकार नहीं है। मुस्लिम विवाह का निम्नलिखित 4 प्रकार हैं: निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। चारों को हम काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं। निकाह को सही विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सही विवाह कहते हैं। यह स्थायी प्रकृति का है। मुताह अस्थायी प्रकृति का है, जो शियाओं में प्रचलित है। मुताह में क्या होता था बताए हैं, जाकर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सबको एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करने लगे तो। जब कोई मुसलमान 5वीं स्त्री से, किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाह के उपस्थिति में विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? फासिद विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फासिद। बिना गवाह के या 5वीं स्त्री से। मुस्लिमों में 4 विवाह जो है क्या है? मान्यता प्राप्त की गई कि 4 विवाह आप कर सकते हैं। 5वीं करेंगे तो क्या कहा जाएगा? जो है आप जो है गलत कर रहे हैं और वो फासिद के कैटेगरी में आ जाएगा। वह विवाह जो शरीयत अधिनियम के अनुसार न हो, किया गया हो, बातिल या अवैध विवाह कहा जाता है। जो शरीयत नियम के नहीं किया गया उसको क्या कहेंगे? बातिल कहेंगे या अवैध विवाह कहेंगे। तलाक, इल्जा, जिहद, खुल्ला, मुबारक, लियान, तलाक तफबीज मुसलमानों में तलाक के रूप हैं। क्या है? ये तलाक के रूप हैं, सारे तलाक के रूप हैं। तलाक, इल्जा, जिहर, खुल्ला, मुबारक, लियान। मतलब क्या है कि पति पत्नी को अलग होने के क्या हैं? तरीके हैं उनके धर्म में, उनके हिसाब से। ठीक है, मुस्लिम धर्म में। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और आएंगे। एक ऐसे संशोधन में क्या किया गया कि 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को, ध्यान रखिएगा आएगा कि कोंकणी और मणिपुरी नेपाली को किस संशोधन में शामिल किया गया? तो 71वें में। 92 में किसको शामिल किया गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 हैं। शुरुआत मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 थी। ये सब याद रखिएगा, 14 थी। ये बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम को सबसे पहले कब पारित किया गया? सन 1929 में। हरविलास शारदा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कब आया था? 1929 में आया था, एकदम रट लीजिए। और 1867 से 55 तक इनका जीवन काल रहा, उसकी बात हो रही है। अथक प्रयासों से क्या फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोधक कानून पास करवा दिया। यह
कानून जो है अप्रैल 1930 को लागू हुआ, जो शारदा एक्ट के नाम से मशहूर है। तो ये आता है कि शारदा एक्ट कब आया था, तो 1930 में, ठीक है। यह अप्रैल कानून कब लागू हुआ था, 1930 में। 1929 में आया था, 30 में लागू हुआ। मुस्लिम में पति पत्नी को पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है, क्या है? जब पति भी चाहती है कि हाँ अब नहीं साथ रह पाएंगे, पत्नी भी चाहती है कि नहीं साथ रह पाएंगे, तो क्या है? मुहूर्त। क्या कहते हैं उसको? मुहूर्त। मुहूर्त प्रकार के विवाह विच्छेद में पति पत्नी की पारस्परिक जो है सहमति से होता है। इसमें खुला की भांति केवल स्त्री की इच्छा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, खाली स्त्री की आवश्यकता, दोनों की इच्छा है, बल्कि क्या है? दोनों की इच्छा है। खुला के अंतर्गत जब पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता है तो वह अपने पति को महर वापस चुका देती है और अपने आपको विवाह बंधन से स्वतंत्र कर लेती है। महर जो होता है कुछ धनराशि होगी, उसको जो है चुका के क्या कर लेती है? अपने आप को क्या करती है? स्वतंत्र हो जाती है कि हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 25वें पे आते हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वो है ए, 1939 में। किसमें? 1939 में। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में मुस्लिम स्त्री को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने की छूट देता है, ठीक है। मुस्लिम स्त्री को जैसे पति जो है भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पत्नी छोड़ सकती है। 7 वर्ष से अधिक जेल में हो अगर पति और या नपुंसक हो, पागल हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, क्रूरता व्यवहार करता हो, धार्मिक जो है कार्यों में बाधा डालता हो और एकाधिक पत्नियां होने के साथ सबके साथ समान व्यवहार न करता हो। अगर कई पत्नियां रखा है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करेगा, कुष्ठ रोगी होगा, नपुंसक होगा, 7 साल से अधिक जेल में होगा, तो ऐसे केस में पत्नी जो है क्या कर सकती है? नियम मुस्लिम विवाह विच्छेद नियम 1939 के तहत क्या कर सकती है? अपने पति को तलाक दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिए लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक माना गया है? तो है डी, विकास की महिलाएं, WIID, ठीक है, विकास की में महिलाएं, WID उपागम में श्रम को लिंग के आधार पर विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? देखिए इनमें दिया हुआ है पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, व्यक्तिगत विशेषता, तो इसमें क्या है? ए है, ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन है। जेंडर विभेद का मुख्य कारण जो है पितृसत्तात्मक माना गया है कि पितृ ही अपने परिवार को नियंत्रित करेगा, पितृ के हिसाब से परिवार चलेगा, वही क्या है? जेंडर विभेद का मुख्य कारण बना है। 28वें पात्र, निम्न में से कौन सा लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? लिंग संबंधी असमानता की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ये डी है। कौन सा? डी, कानूनी व्यवस्था। निम्न में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की व्यवस्था नहीं? तो क्या है? कौन सी व्यवस्था है? कि कानूनी व्यवस्था जो है लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। बाकी सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारे ऑप्शन उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता से संबंधित है? तो कौन सा लिंग समानता से संबंधित है? तो देखिए डी, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच लिंग समानता से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। क्या मनाही है? कि संपिंड विवाह, ठीक है, संपिंड विवाह की मनाही है। बाकी जो है और सब क्या है? अलाउ है। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संपिंड विवाह की मनाही है। माता पिता दोनों पक्षों से 3 पीढ़ियों के संपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई। संपिंड विवाह यही होता है कि अगर 3 पीढ़ी में विवाह करते हैं तो उस पर रोक लगी है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली डिसऑर्डर हो सकता है बच्चों में, गवर्नमेंट ये भी सोचती है, ठीक है। परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो इसको वैध माना गया। अगर कोई जो है कोई समूह या प्रथा जो है मानता है कि चलो हम इसमें कर लेंगे शादी, तो उसको वैध माना गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं शादी। चलिए, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया। किस में किया गया? तो है डी में किया गया, 1956 में, ठीक है। उसके पहले क्या था? हरदास शारदा वाले में तो 14 वर्ष था, 1929 में आया था। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे: हिंदू अधिकार, हिंदू वसीयत अधिकार, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के संपत्ति का अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि, ठीक है। इसमें सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? शारदा एक्ट कर दिया गया। शारदा एक्ट 1929 में
तथा के तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की को विवाह करना कानूनी अपराध था। मतलब कि 14 वर्ष से नीचे की लड़की है तो क्या होगा, शारदा अधिनियम 1929 में जो आया था कानूनी अपराध था। परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों को विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई। ठीक है, हिंदू विवाह 1955 के तहत जो है लड़कियों की उम्र क्या कर दी, 15 वर्ष कर दी गई। अब कितना है, 18 वर्ष, फिर अब शायद 21 वर्ष हो गया है, अभी जो हाल ही में पारित हुआ है उसमें 18 से फिर 21 हो गया है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, देखिए तो ई अवधि शामिल नहीं है। बाकी बताया ना कि बाकी सबको देख लीजिएगा ध्यान से, पूछता है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो उसको आपको टिक मारना होता है। देखिए अवधि भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितना भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 का। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से मतलब कि जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। लेकिन अब बढ़ा के संशोधन करके कितना कर दिया गया है, 22 कर दिया गया है। 1967 में सिंधी को, वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को शामिल किया गया। देखिए 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 शामिल हो गए, तो 14 8 कितने हो गए, 22 हो गए। ठीक है, मतलब 1967 में, 1992 में और 2003 में जो है संशोधन करके शामिल किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 के अधिनियम बना है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना है, तो कौन सा बना है, सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल पर क्या है, यौन उत्पीड़न। देखिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर, जहाँ पे किसी ऑफिस में अगर महिला काम कर रही है, किसी जगह पे काम कर रही है, यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में बना। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू हो जाएगा। जिस संस्था में 10 लोग से अधिक काम करेंगे वहाँ पे अधिनियम लागू हो जाएगा। और कोई यौन उत्पीड़न होता है या कोई यौन उत्पीड़न में क्या आता है, कोई छेड़खानी करेंगे, उसको घूरेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है, मनाही है, निषेध है, और क्या है, बहुत कठोर कार्रवाई हो सकती है आप पे। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक का प्रदान किया गया, तो कब किया गया, 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पास किया गया, जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों को समान रूप से सहमति अनिवार्य है। धारा 13 में जो हिंदू अधिनियम विधि संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने के हक दे दिया गया। अगर कोई दोष भी साबित नहीं हो लेकिन दोनों पक्ष सहमत हों तो आप क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुपत्नी विवाह किस में मान्य नहीं है, तो भारत में बहुपत्नी विवाह किस में मान्य नहीं है, तो ये है ए, हिंदू में मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी के तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह अमान्य एवं दंडनीय है। एक बात आ जान लीजिए, अगर कोई पहली पत्नी है, चोरी छुपे दूसरी शादी कर लिए तो दूसरी शादी मान्य नहीं होगी। जब तक पहली पत्नी है, पहली पत्नी ही मान्य रहेगी, दूसरी पत्नी को मान्यता प्राप्त नहीं है। और मान्यता प्राप्त कब होगी, जब पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी पत्नी से शादी करेंगे तभी मान्यता प्राप्त होगी दूसरी शादी को। 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। ठीक है, तो मेहर का भुगतान करता है वर द्वारा वधू को। मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। क्या है, समझौता होता है ना, मुस्लिम धर्म में ब्याह क्या है, एक समझौता है। निकाह के प्रस्ताव लड़के की तरफ से, निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है कि हाँ हमसे शादी करेंगे। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। क्या देता है, मेहर दिया जाता है। शारदा एक्ट क्या है, ये शारदा एक्ट 37वां है। शारदा एक्ट कैसे संबंधित है, तो बी, बाल विवाह कानून से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह कानून से संबंधित है, सब जानते हैं। यह एक्ट 1929 में पारित हुआ था। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र कितनी कर दी थी, 18 कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लड़कियों का विलास शारदा वाले एक्ट में 1929 में आया था, 14 वर्ष उम्र की गई थी लड़कियों की, और लड़कों की गई थी 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट कब पारित हुआ, तो सितंबर 1929 में, 18 सितंबर 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ। 39वें पाते हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य का क्रम क्या है। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह का उद्देश्य का क्रम क्या है, तो बता चुके हैं। ए क्या है,
धर्म, प्रजा और रति। पहले धर्म का निर्वाह करना, फिर प्रजा का, और फिर रति मतलब कि काम वासना का। ठीक है, तो इस बताया ना कि हिंदू धर्म में क्या है, इस चीज़ को बहुत नीचे, रति को बहुत पीछे रखा गया है। सबसे पहले धर्म अनुष्ठान बताया गया है हिंदू धर्म में विवाह को। 40वें पे आते हैं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। हिंदू अधिकारी 1956 किस एक एवं किन समुदायों के उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? ठीक है, किसको नियंत्रित करता है? तो ये डी सभी को नियंत्रित करता है, हिंदू को, सिख को, बौद्ध को और जैन को। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदायों को उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? तो देखिए, हिंदू अधिनियम तो आया है, लेकिन इसमें ये भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल, हिंदू भी शामिल है, बौद्ध जैन भी शामिल है और सिख भी शामिल हैं। सारे लोग हिंदू में शामिल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो है हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय पे शामिल है। तो मतलब कहने का मतलब कि जो भी हिंदू अधिनियम आया है 1956 वाला, ये मत समझिए खाली वो हिंदू पे है, सब पे है, सिख पे भी है, बौद्ध है, जैन पे भी है, ध्यान रखिएगा, इन चारों पे है। आगे बढ़ते हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। ठीक है, तो धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण किसका है? तो किसका है? सी का, सामाजिक संस्थानों का। ठीक है, संस्थाओं का। धर्म, परिवार, विवाह, जाति, ये जो है सामाजिक संस्थाओं का उदाहरण। एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, जो समाज को चलाती हैं, समाज को नियंत्रित करती हैं। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किससे निश्चित होता है? तो बी, कानून द्वारा। ठीक है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः कानून द्वारा निश्चित होता है। भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के विवाह संबंधी कानून अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। हिंदू धर्म कानून अलग है, मुस्लिम धर्म कानून अलग है। चलिए, क्योंकि उनके मान्यताएं भी अलग हैं, इसलिए जो है संविधान में नियम को अलग से पारित कर दिया गया। चलिए इसमें पाते हैं, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वो है बी, 1954 में। भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ। इसे भारत के लोगों और विदेशी में सभी भारतीय नागरिक, चाहें वे किसी धर्म में विश्वास करते हों, विदेशी हों या भारत के हों, चाहे किसी धर्म में विश्वास करते हों, के विवाह के लिए विशेष रूप से अधिनियम किया गया है। इसमें मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला, कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना। कुछ ऐसे मामले हुए थे जहाँ विशेष रूप से शादी करना। कुछ विवाहों का पंजीकरण करना। कुछ ऐसे विवाह हैं जिनको पंजीकृत करना बहुत जरूरी होता है। तलाक प्रदान करना और तलाक प्रदान करना, ये क्या था? विशेष विवाह अधिनियम था। ठीक है, जो कि 1954 में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? सी, 1937 में। तो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में पारित किया गया। इसमें मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? बहुत जरूरी, कि संपत्ति संबंधी अधिकार किस अधिनियम में दिए गए? तो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में, तथा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम को 1939 में पारित कर दिया गया। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? 1939 में। ठीक, ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में, अब विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में। हिंदू विवाह के कितने प्रकार? तो हिंदू विवाह कितने प्रकार हैं? तो हैं 8 प्रकार हैं। ठीक है, हिंदू विवाह कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। सभी प्रकारों को मैंने विस्तृत रूप से वहाँ पे वर्णन किया हुआ है पिछले वीडियो में। विवाह में ब्रह्म है, दैव है, दूसरा, तीसरा आर्ष है, चौथा प्रजापत्य है, 5वां असुर है, 6वां गंधर्व है, 7वां राक्षस है, 8वां पैशाच। प्रथम 4 जो है प्रशस्त कोटि के विवाह हैं तथा अंतिम 4 जो है निम्न कोटि के विवाह हैं। तो प्रशस्त विवाह याद कर लीजिएगा कि ब्रह्म है, दैव है, आर्ष है और प्रजापत्य है। और निम्न कोटि के कौन है? असुर हैं, गंधर्व है और राक्षस है, पैशाच है। सबका जो है डिफिनीशन के साथ हमने वहाँ पर समझाया हुआ है, विवाह के वीडियो में जाके देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पैशाच विवाह किसे कहते हैं, ये सब किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा। 46, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक से मिलता है? बहुपति विवाह का मतलब एक से अधिक पति रखने का, तो कैसे? महाभारत से मिलता है। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण जो है महाभारत से मिलता है, जिसमें द्रौपदी क्या कहती? 5 पांडवों से शादी कर ली थी। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होता है? जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किससे उत्पन्न होता है? तो ए से, किससे? औद्योगिक विकास के कारण। औद्योगिक विकास के कारण जो है आप जो है जाति से विवाह करने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक विकास के कारण जो है युवक युवतियों को एक साथ कार्य करने का अवसर मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं, कहीं जाके किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, तो एक साथ मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानते हैं, फिर प्रेम होता है, फिर शादी की बात आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो एक दूसरे को संपर्क में आते हैं, जिससे क्या करता है? अंतर्जातीय विवाह करने का प्रेरणा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं।
जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान हो सकता है, तो क्या हो सकता है? अंतर्जातीय विवाह। बिल्कुल, कि अगर आपको जातिवाद समाज से खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्जातीय विवाह करना पड़ेगा, दूसरी जाति में विवाह करना पड़ेगा। जाति को बुराइयों को दूर करने के लिए अंतर्जातीय विवाह एक प्रभावी समाधान हो सकता है। ठीक है, जो भी देखिए, जो भी ऑप्शंस दिए होते हैं उनको पूरा पढ़ना होता है, जो उसमें सटीक लगता है उसको करना होता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? बार बार अभ्यास से होगा। क्वेश्चन का अभ्यास करिए, थ्योरी का अभ्यास करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए। मेन देखिए, सक्सेस का मूल मंत्र है अपने मटेरियल को, अपने स्टडी मटेरियल को, एक मिनट, स्टडी मटेरियल को सीमित रखिए। क्या रखिए? सीमित रखिए, और उसको बार बार रिवाइज करिए। ऐसा स्टडी मटेरियल जो कोर्स से पूरा पूरा मैच करता हो। क्या करता हो? कोर्स से पूरा पूरा मैच करता हो, और उसको सीमित रखिए। ठीक है, और उसको बार 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 रिवाइज करिए। बिल्कुल, तभी आप जो है सफल होंगे पूरी रूप से। 49 पे आते हैं, मूल परिवार का अवधारणा किसने दी है? तो मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? बी, मर्डॉक साहब ने दिया है कि मूल परिवार या केंद्रीय परिवार की अवधारणा मर्डॉक साहब दिए हैं। 50वें पे आते हैं और सतत पूरा करते हैं। अब परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? वंश पर। किस पर? वंश पर। परिवार का पितृवंशीय या मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? वंश पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्योंकि परिवार, मर्डॉक कहते हैं कि परिवार जो है प्रत्येक ज्ञात, जितने भी ज्ञात आज तक समान है सब में परिवार होता है, क्योंकि डी, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन करने वाला समूह होता है। क्या होता है? एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग करता है, प्रजनन करने वाला क्या होता है? ये समूह होता है। ठीक है, मर्डॉक के अनुसार प्रत्येक ज्ञात समाज में परिवार विद्यमान है, क्योंकि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन करने वाला सामाजिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। अंतर्जातीय विवाह के कारण किस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है? ठीक है, तो क्या है? 52 का सी, नकारात्मक उदाहरण है। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने को किसी कारण व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या है? नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। 53 पे आते हैं। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? किसी भी पीढ़ियों की गहराई को क्या बताया है कि ये संयुक्त परिवार का लक्षण है? वो है बी, के.एम. कपाड़िया ने। के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। क्या बताया है? संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। जबकि इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को प्रक्रियात्मक पक्ष का वर्णन किया है। क्या किया है? प्रक्रियात्मक पक्ष का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 54 पाते हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो किसमें वर्गीकृत किया गया बताइए? सी, एकाकी परिवार में। किसमें? एकाकी परिवार में पति पत्नी अविवाहित बच्चों को तक सीमित है। वो क्या है? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार मतलब क्या? न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पति पत्नी हो और क्या हो? उसके अविवाहित बच्चे हों, उसको क्या कहेंगे? एकाकी परिवार कहेंगे, यानी न्यूक्लियर फैमिली अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में एकाकी परिवार। 55 पे आते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार की परिवार की रचना करता है? तो वो है बी, प्रजनन मूलक। ठीक है, विवाह के उपरांत जो है व्यक्ति संतान उत्पन्न करके प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण करता है, रचना करता है। प्रजनन मूलक प्रजनन करेगा, बच्चों को जन्म देगा, तभी तो वो परिवार बढ़ाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? कौन करता है? तो यह है बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 में क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो है कोई निषेध करता है संविधान। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। निम्न में से कौन से जातिवाद का परिणाम है? तो कौन जातिवाद का परिणाम है? यह है डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा बनाता है, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है और नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि करता है। जातिवाद के राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पड़ती है। प्रजातंत्र, जातिवाद के कारण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पड़ती है। प्रजातंत्र के लिए क्या है? ये खतरा उत्पन्न होता है और समाज के नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना आदि बुराइयां फैलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता के कारण क्या है? ठीक है, लैंगिक असमानता क्या मतलब कि
स्त्री जाति को नीचे नीचे दृष्टि से देखना, ठीक है, या मतलब कहीं कहीं ऐसा कि पुरुष को, लेकिन पुरुष को भी नीचे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बहुत कम समाजों में, बहुत ही ऐसा कम है, लेकिन स्त्री जाति को नीचे हर लगभग मैक्सिमम समाजों में देखा जाता है। तो क्या है, डी, पितृसत्तात्मक सोच है। इसके कारण होता है उच्च वैदिक संस्थानों में महिलाओं को कम भागीदारी मिलती है। जो अच्छे अच्छे उच्च संस्थान हैं उनमें चाहे कम भागीदारी, मतलब कम स्थान मिलता है कि आप काम करें। अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, और अर्थव्यवस्था में जो है महिला श्रम जो है बहुत कम भागीदारी अपना दे पाता है, इसलिए जो है लैंगिक असमानता बढ़ने का कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? कौन सा उपाय नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। वही ऑप्शन होगा, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, ठीक है, ये नहीं किया गया है। महिलाओं की शक्ति केंद्र की स्थापना, महिला शक्ति केंद्र की स्थापना हुआ ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है सरकार। सारे कुछ जो है आप दिए हैं वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, ठीक है, विवाह वीडियो में जाके देखिए। देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, ठीक है, उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है, प्रदान किया गया है। इससे दिए अन्य उपायों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कदम उठाई है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो सी, 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन में संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन के 1976 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। भारतीय संविधान में धर्म का अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? कि आप किसी धर्म को मानिए, उसको अपने अंदर लाइए और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, तो इसे किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण करने का स्वतंत्रता का उल्लेख है। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के उल्लेख जो है संविधान के किस प्रबंधन का स्वतंत्रता का उल्लेख किस में किया गया है? तो डी, अनुच्छेद 26 में। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है क्या उल्लेख किया गया है? संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो बता चुके हैं, मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में किसका पूजा का मिलता है वर्णन? तो लिंग पूजा का। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। 18 पुराण में से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ये भी देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो भी 18 पुराण है उसमें से सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो है बी, जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। स्यादवाद व अनेकांतवाद, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी, का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। वास्तविक पूछेगा तो कौन थे? महावीर जैन जी थे। वास्तविक संस्थापक महावीर जैन, और प्रथम संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ये ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था, मतलब कि बैल था, ठीक है। मतलब ऋषभदेव का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ माने बैल था, और महावीर जी का क्या था? सिंह, मतलब कि शेर था, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, शेर अभी बताए हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। इनका जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में था। इनके माता पिता का नाम त्रिशला एवं पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ, बैल। परशुरामनाथ के क्या थे? सांप थे। परशुरामनाथ क्या थे? 23वें थे। परशुरामनाथ जो है 23वें संस्थापक। देखिए मैं कह रहा हूँ वास्तविक संस्थापक के बारे में बात कर रहा था अभी। देखिए, कहा गया था कि जब कहने लगे लोग कि अरे आपका धर्म तो नया है, इसको हम लोग कैसे माने, करें वो करें, तो तब जाके जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन लोगों ने कहा कि नहीं हमारा धर्म तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अपने जो है पिछले गुरुओं को जो है नाम अपने हिसाब से गिना दिए और इस तरह से जो है अपना चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बना दिए। तो इसलिए जब वास्तविक
का बात आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर जी हैं। और उनके हिसाब से प्रथम संस्थापक कौन है, तो वो ऋषभदेव जी हैं। 23वें का नाम आता है पार्श्वनाथ, तो उनका सांप है प्रतीक चिन्ह, महावीर जी का सिंह है, और ऋषभदेव जी का क्या है, बैल है, माने वृषभ है। ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वो है ए, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध जी थे, बिल्कुल। उनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुदोधन था। इनके जन्म जो है लुम्बिनी, नेपाल में, जो इस समय नेपाल में पड़ता है, 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखिएगा, अभी 563 ईस्वी नहीं, 563 ईस्वी पूर्व। उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में। कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम कहाँ हुआ था, डी, राजगिरी में। कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। संगीति मतलब क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। जब बुद्ध जी मर गए, मतलब कि उनका देहांत हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, अपने मतलब कि उनको क्या कहते हैं, संतों को क्या कहते हैं कि शरीर त्याग दिए, ठीक है, या मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, जो ऐसा जो कुछ कहते हैं, उनका लिए मरना जो है शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, 483 ईस्वी में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में किया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, वैशाली में, 383 ईस्वी में पूर्व हुआ। तृतीय क्या हुआ, बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 251 में। और चतुर्थ कहाँ पे हुआ, कुंडलग्राम में हुआ। चारों इंपॉर्टेंट है, स्थान याद करना होता है और अध्यक्ष याद करना होता है। मैं एक वीडियो लाऊंगा बुद्ध धर्म पे, जैन धर्म पे, हड़प्पा संस्कृति पे, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल तो आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो, मैं एक ट्रिक भी दूंगा उस वीडियो में याद करने के लिए, आसान ट्रिक है बिल्कुल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में, सी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आएंगे। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं उल्लेखित थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने उल्लेखित हैं, 22। बार बार ये चीज़ आ रहा है, इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 69 संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो किस वर्ष दिया गया, बी, 2005 में। संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक काल जो है ऋग्वेद के संकलन से शुरू हुआ है। मतलब इनका ऐतिहासिक काल कहाँ है, काल कहाँ से है कि ऋग्वेद से ही जो है संस्कृत को मानना जाता है कि संस्कृत भाषा हमारे जो है देश में आ चुकी थी और वर्चस्व में आ चुकी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाले वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी है, डी। ध्यान रखिएगा, संस्कृत मत मार दीजिएगा। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, डी, तमिल भाषा है। देखिए, बहुत मेहनत के साथ हम लोग आते हैं यहाँ पे पूरा सेटअप बना के, जो भी है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल एकदम तन मन धन से हर चीज़ को एकदम आसान बनाएंगे और बिल्कुल अपनी तरफ से आसान बनाएंगे। कुछ चीज़ों को याद तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सब आसान हो जाएगा तो सब पढ़ लेंगे, और सब पढ़ लेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। गुरु तो सबको पढ़ाता है बराबर, लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी होता है वही सिलेक्ट होता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, अपनी ज्ञान की लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बस इतनी सी आपसे गुजारिश है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल है। कौन सी भाषा है, पहली भाषा तमिल है। इसे भारत सरकार द्वारा 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, 2004 में प्रदान किया गया। अब देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि ये क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं, और घोषणा वर्ष जो है किस वर्ष जो इनको घोषित किया गया कि ये जो है सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा में शामिल की जा रही हैं। तमिल को 2004 में किया गया था, संस्कृत को उसके बाद 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को किया गया था 2008 में, मलयालम किया गया था 2013 में, और उड़िया ये भी आ सकता है कि सबसे लास्ट में किसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, तो वो है उड़िया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला तमिल, संस्कृत को कब किया गया, 2005 में। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबको पता है, ए, संस्कृत है। संस्कृत भाषा भारत को सबसे प्राचीन भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी भी कही जाती है, सभी भाषाओं की, चाहे अंग्रेजी क्यों ना हो, ठीक है। संस्कृत भाषा का प्रारंभ जो है ऋग्वेद के संकलन के साथ प्रारंभ हो गया। मतलब जब ऋग्वेद में लिखना शुरू किया गया तो जो है वहीं से जो है संस्कृत भाषा का प्रारंभ हो गया।
चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।